ओफो सपना, तुम यहाँ खड़ी हो। मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ आई हूँ। भाभी की बात सुनकर सपना वर्तमान में लौट आई। सपना का उदास चेहरा देखकर भाभी ने उससे कहा कि सपना, तू अभी तक उन यादों में उलझी बैठी है। देख, मैं तुझे कई बार समझा चुकी हूँ, वो अब नहीं लौटेगा। वो वहाँ जा चुका है जहाँ से कोई कभी नहीं लौटता है। तू कब तक इस बात को नहीं समझेगी? सपना ने रोते हुए कहा कि पर भाभी, वो मुझसे वादा करके गए थे, मैं उनका इंतज़ार करूं। वो वापस लौट कर आएंगे, जरूर आएंगे। अनु सपना को गले लगा लेती है और कहती है कि देखो, अभी मेरे साथ नीचे चलो, माँ तुम्हारे भैया इंतज़ार कर रहे हैं। वो अनमनी सी सबके साथ जाकर बैठ गई और चुपचाप चाय का कप उठाकर पीने लगी, पर चाय का एक घूंट तक उसके गले से नीचे नहीं जा रहा था। भैया ने बात शुरू करते हुए कहा कि माँ, मैंने होली के 10 दिन बाद का समय दिया है लड़के वाले को। वो लोग तो, और ख़ास तौर से लड़के की माँ तो बहुत इंसिस्ट कर रही थी कि हम लोग उन लोगों को होली पर ही बुला लें। पर अभी सपना को उसके स्काउट गाइड कैंप के लिए बाहर जाना है, तो वो पॉसिबल नहीं था। इसलिए मैंने उन लोगों को मना कर दिया। माँ ने भी दीपक की बात से सहमत जताई और फिर और दूसरी बातें शुरू कर दी। अनु ने एक बार सपना की तरफ देखा तो सपना की आंखों में कोई भाव ही नहीं था, जैसे वो यहाँ होकर भी यहाँ नहीं थी। अपने कमरे में जाकर सपना फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, अगर इसी तरह से साथ छोड़ना था तो मुझे भी अपने साथ ही ले जाते राजी। वैसे भी मैं सिर्फ एक जिंदा लाश ही तो रह गई हूँ। और एक बार फिर वो अपने अतीत में डूब गई। वहाँ से निकलकर वो अपने कमरे की बालकनी में जाकर खड़ी हो गई और सोचने लगी कि कितना बदतमीज लड़का है। भाभी कितनी अच्छी है और ये कितना इडियट है। पर भाभी के तो कोई भाई ही नहीं है, फिर हो सकता है कि उनका कोई कजिन ब्रदर होगा, मुझे क्या। ये सोचकर वो नीचे जहाँ सब बैठे थे वहीं चली गई और अपनी भाभी और माँ के बीच में जाकर बैठ गई। वहाँ भी राजीव सपना को ताड़ने का एक मौका नहीं छोड़ रहा था और सपना का दिमाग खराब हुए जा रहा था। वो उसकी माँ और बाकी सब लोगों से भी मिली थी, पर उसे सब अच्छे लगे, सिर्फ इसे छोड़कर, इडियट कहीं का। इस तरह से वो आया भी और चला भी गया। पर सपना बिल्कुल अपने मन में ही मगन थी। लेकिन राजीव का चैन, नींद सब लुट चुका था। उसका मन किया कि वो अभी अनु के पास जाए और अपनी हालत के बारे में सब बता दे। पर उसने सोचा कि किसी को कुछ भी बताने से पहले सपना से बात करना बहुत ज़रूरी है, और वो छुप कर सपना को वॉच करने लगा। कहाँ जाती है, क्या करती है, और सबसे ज़रूरी बात कि कहीं सपना का ऑलरेडी कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं, वरना उसकी स्टोरी शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाए। वो अनु की मदद से सपना के बारे में और ज़्यादा जानने की कोशिश करता। पहले तो अनु ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, पर फिर उसे भी लगने लगा कि शायद राजीव सपना को लेकर सीरियस है। फिर भी अपने मन की तसल्ली के लिए उसने राजीव से सीधे सीधे पूछ ही लिया कि देखो राजू, सपना मेरी ननद ही नहीं, मेरी बहुत अच्छी सहेली भी है। मैं उसे अपनी छोटी बहन मानती हूँ। अरे दीदी, दीदी कहाँ गजब करे जा रही हो आप। अगर सपना को बहन मानोगी तो फिर मैं भी उसका भाई बन जाऊंगा। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं उसे भाई की नज़र से नहीं देखता हूँ। वही तो मैं तुझसे कह रही हूँ राजीव, सपना तेरे टाइप की नहीं है, उससे दूर रह। अगर उसको जरा सी भी ठेस पहुंची तो उस दिन जो तुझे बड़े स्वीट, सिंपल और डिसेंट टाइप के भैया लगे थे ना सपना के, उन्हें जल्लाद बनते देर नहीं लगेगी। और इस मामले में मैं भी तुझसे यही कहूँगी कि तू सपना से दूर रहे। बट दी, मैं सच में उसे पसंद करने लगा हूँ, और इस बार आई एम डैम श्योर। उधर सपना उम्र की उस दहलीज पर थी जहाँ हर लड़की के सपने में एक राजकुमार आता था, शायद सफ़ेद घोड़े पर बैठकर परियों की दुनिया में सैर कराने जैसा कुछ नहीं। पर सपना के सपने में जो आता था वो राइफल लेकर, मशीन गन लेकर, धड़ धड़ करते हुए दुश्मनों को नाको चने चबाते हुए। जी हाँ, सही समझे आप सब। सपना को आर्मी मैन बहुत पसंद थे, या यूँ कह लो कि आर्मी मैन उसका क्रश था। और उसकी दिली ख्वाहिश थी कि शादी ना सही पर कम से कम एक बार उसे आर्मी मैन से प्यार तो हो जाए। ऐसे में जब सपना के आगे पीछे राजीव मंडराने लगा तो उसे बड़ी कोफ्त होती कि भगवान ने शक्ल सूरत अच्छी दे दी है तो समझता है कि हर लड़की इससे पट जाएगी, और वो मुंह बनाते हुए आगे बढ़ जाती।
सपना सो रही थी कि उसे उसकी माँ ने झकझोर के उठा दिया। बेटा उठना, कब से बुला रही हूँ। देख भाभी किचन में बिजी है, ले ये कपड़े देख लो और जल्द से तैयार हो जाओ। लड़के वाले कभी भी आते होंगे, पर माँ अभी इतनी जल्दी क्यों? अभी 2 दिन पहले ही तो मैं कैंप से लौटी हूँ और आज ये सब। अभी मेरी थकान ही सही से नहीं उतरी है और आप लोगों को ये सब करना है। माँ उसकी बातें सुनकर उसे पुचकारते हुए जल्दी कपड़े पहनने के लिए बोलकर चली गई और वो एक बार फिर से अपने अतीत में लौट गए। राजीव अक्सर ही उसे दिख जाता, कभी किसी बच्चे के हाथों बुके भिजवाता तो कभी चॉकलेट, पर सपना हर बार उसके दिए हुए गिफ्ट उसी बच्चों को वापस पकड़ा देती और गुस्सा होते हुए वहाँ से चली जाती। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया था और अब तक सपना ये जान चुकी थी कि राजीव उसे एक तरफा प्यार करने लगा था। हालांकि राजीव ने कभी उसके साथ मिसबिहेव नहीं किया था और ना ही कभी सामने से जाकर उसका रास्ता रोकने की कोशिश की थी, और इसीलिए शायद सपना को थोड़ा सा बुरा लगा था, ये सोचकर कि इतना हैंडसम, इतना अच्छा लड़का है, क्यों मेरे पीछे अपना समय खराब कर रहा है। इसे तो कोई भी मिल जाएगी, पर मेरा हीरो तो कोई और है। पता नहीं मैं उस तक कभी पहुंचूंगी भी या नहीं। धीरे धीरे सपना को राजीव को देखने की आदत हो गई और वो अब उस पर गुस्सा भी नहीं करती, पर बोलने की हिम्मत अभी भी किसी ने नहीं की थी, ना ही सपना ने और ना ही राजीव ने। फिर अचानक से राजीव कहीं गायब हो गया। उसके नज़र आना एकदम बंद हो गया। ऐसा लगता था जैसे राजीव कभी यहाँ आया ही नहीं था। सपना को ये बात बहुत अजीब सी लगी। उसने खुद से ही कहा कि हो सकता है कि उसे अब समझ में आ गया हो कि मैं उससे प्यार नहीं करती, तो शायद अब वो उसके सामने जानकर नहीं आता हो। पर फिर वो बेचैन क्यों हो रही थी? उसे तो खुश होना चाहिए था कि अब उसे परेशान करने वाला कोई नहीं है। पर वो उदास क्यों थी? वो नहीं मानती, पर उसे भी अब राजीव को रोज देखने की आदत हो गई थी। पर अब वो किससे पूछे? भाभी से पूछ सकती थी, पर अपने संकोची स्वभाव के कारण और फिर ना जाने भाभी क्या सोचे, यही सोचकर सपना ने भाभी से कुछ भी नहीं कहा और अपने मन में ही राजीव को लेकर तरह तरह के ख्याल सोचती रहती। कुछ समय बाद सपना के कॉलेज का एजुकेशन टूर कश्मीर गया। सपना भी अपनी सहेली पूजा के साथ गई। सबको वहाँ बहुत मज़ा आ रहा था और कुछ हद तक सपना राजीव को भूल भी चुकी थी, पर वहाँ जाकर वो और भी दीवानी हो गई। कारण स्पष्ट था कि सपना को आर्मी मैन पसंद था और कश्मीर एक नहीं, दो नहीं, आर्मी मैन्स की खान था। तो बस उसे वहाँ की सुंदरता और नैसर्गिक माहौल से कोई मतलब नहीं रह गया था। बस वो दिन भर आर्मी मैन की माला जपती रहती। एक शाम वो और कुछ और लड़कियां ऐसे ही अपने सर से परमिशन लेकर घूमने के लिए निकल गईं। उन लोगों के बाहर जाने के बाद ही वायरलेस रेडियो सब पर ये न्यूज़ फैलने लगी कि मौसम बिगड़ने वाला है, बर्फीला तूफान आने वाला है, इसलिए जो जहाँ है वहीं से वापस अपने अपने ठिकानों की ओर लौट जाएं। पर वो दोनों अपने उस ग्रुप से अलग कैंट एरिया की तरफ बढ़ गई थी, किसी आर्मी मैन से मिलने की चाहत लिए। बाकी की लड़कियां एक दुकान पर थीं, तो वो लोग तो जैसे ही ये सूचना सुनी तुरंत ही अपने होटल की तरफ लौट पड़ी। पर उनमें से किसी को नहीं पता था कि वो दोनों सपना और पूजा कहाँ गई हैं। आने वाले खतरे से अनजान दोनों सहेलियां अपनी ही मस्ती में आगे बढ़ी चली जा रही थी, क्योंकि कैंट एरिया काफ़ी बड़ा और शहर से लगभग बाहर की ओर होता था, तो दोनों को दूर दूर तक कोई भी आदमी, औरत, बच्चा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। पूजा सपना के ऊपर गुस्सा होने लगी। मुझे तेरी इस बेवकूफ़ी में शामिल होना ही नहीं था। पता नहीं कितनी दूर आ गए और ना जाने कहाँ आ गए, यहाँ तो कोई दिख भी नहीं रहा था। सपना ने अपनी स्कूटी चलाते हुए कहा, अरे यार क्यों परेशान हो रही है? मैं तेरे साथ हूँ, तू अकेले तो नहीं है ना? अभी बस थोड़ा सा आगे और जाकर वापस उसी रास्ते लौट जाएंगे। हाँ हाँ, जैसे मैं तो किसी तोप के साथ चल रही हूँ। पूजा ने मुंह बना लिया। अगर ये जोक था तो मुझे बिल्कुल भी हंसी नहीं आई, समझी? सपना ने मिरर से उसे देखकर कहा, कैसी फ्रेंड है तू? अपनी फ्रेंड के लिए थोड़ा खतरा नहीं उठा सकती? थोड़ा कह रही है तू? मैं पूरा का पूरा खतरा देख रही हूँ, पूजा ने डरते हुए कहा। तू किस खतरे की बात कर रही है? मुझे तो कोई खतरा नहीं दिख रहा है, सपना ने इधर उधर देखते हुए कहा। अबे आर्मी मैन की दीवानी, अपने ऊपर देख,
पूजा ने उसे ऊपर की तरफ इशारे करते हुए कहा। सपना ने नज़र उठाकर ऊपर की तरफ देखा तो उसकी भी सांसें अटक गई। ये क्या है? अब दोनों को थोड़ा सा डर लगने लगा। सच में किसी आर्मी मैन को पास से देखने की चाहत में वो ना जाने कितनी दूर चली आई थी, और अब तो उन्हें इस बात पर भी शक हो रहा था कि वो सच में कैंट एरिया में ही है या जंगल में। इस मौसम को क्या हो गया है अचानक से? अभी तक तो सब सही था, और अब तो इतना अंधेरा छाने लगा कि लगता ही नहीं कि अभी थोड़ी देर पहले तक बढ़िया धूप निकली हुई थी। दोनों सहेलियां कुछ सोच पाती कि अचानक से तेज हवाओं के साथ बारिश पड़ने लगी। अब तो सपना के हाथ पैर फूल गए। घबराहट में उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करे, और इसी हड़बड़ाहट में उसने अपनी स्कूटी को आगे की ओर बढ़ा दिया। तेज बारिश में सामने कुछ नहीं दिख रहा था, बस चलाए जा रही थी कि तभी उनके बगल में एक आर्मी की जिप्सी निकली। कुछ दूर जाने के बाद वो थोड़ी धीमी हो गई। फिर थोड़ी देर बाद उनमें से एक हाथ निकला और उन दोनों को इशारे से अपने पीछे आने के लिए बोलकर हाथ वापस अंदर चला गया। दोनों थोड़ी देर ऐसे ही खड़ी रहीं, शायद ये सोच नहीं पा रही थी कि इशारे का पीछा किया जाए या नहीं। क्या पता अंदर कौन हो, पर अभी दूसरा कोई ऑप्शन भी तो नहीं है, पूजा ने कहा, और सपना ने मजबूरी में सर हिलाते हुए अपनी स्कूटी को जिप्सी के पीछे लगा दिया। वो लोग थोड़ा फासला बनाकर स्कूटी चला रही थी कि कुछ भी गलत लगने पर कम से कम वहाँ से यू टर्न लेकर वापस भाग तो सकती थी। जिप्सी अंदर एक बड़े से कैंपस में घुस गई, और उसे देखते ही सपना और पूजा दोनों को तसल्ली मिली कि सच में यह आर्मी वाले ही हैं, और एक दो नहीं, पूरा का पूरा कैंपस ही है। जिप्सी आगे जाकर पोर्च में खड़ी हो गई और उसके पीछे स्कूटी भी रुक गई। दोनों सहेलियां बारिश में भीगने की वजह से ठिठुर रही थीं। तभी एक लेफ्टिनेंट वहां आया और बोला, आप लोग प्लीज़ इस तरफ से आ जाइए। यहाँ अगर किसी ने देख लिया तो आपके साथ हमें भी दिक्कत हो जाएगी। दोनों चुप्पी साधे गर्दन नीचे किए हुए उस लेफ्टिनेंट के साथ रेजिडेंशियल एरिया में चली गई। एक कमरे के बाहर रुककर उसने कहा कि आप लोग अंदर चलिए, मैं आपके लिए कुछ अरेंजमेंट करके आता हूँ। सपना और पूजा दोनों ही कमरे में अंदर आ गई और एक जगह खड़ी हो गई। वो दोनों खिड़की से खड़ी होकर बाहर बारिश को देख रही थी और सोच रही थी कि बारिश तो ऐसे हो रही है जैसे कि अब रुकेगी ही नहीं। तभी दरवाजे पे किसी की आहट सुनाई पड़ी। पूजा ने पलटकर देखा तो बस आपलक देखती ही रह गई। सपना खिड़की के बाहर बारिश देखने में ही बिजी थी तो उसका ध्यान उस ओर गया ही नहीं। एक 6 फुटिया सुगठित शरीर का रोबीला पर आकर्षक व्यक्तित्व का कैप्टन वहां खड़ा था, जो शायद उन लोगों की हेल्प के लिए वहां आया था, पर शायद अब उसे हेल्प की ज़रूरत पड़ने वाली थी। पूजा जितनी तल्लीनता के साथ उसे देख रही थी, वही बेचारा इधर उधर देखने लग गया था। वो कुछ कह पाता कि पीछे से एक और आर्मी कैप्टन बिल्कुल उसी के जैसे आकर खड़ा हो गया, और इस बार सपना का भी ध्यान उस तरफ गया। एकाएक नए आए कैप्टन और सपना की तो जैसे सांसें ही थम गई हों। हेलो, माई सेल्फ कैप्टन करण बक्सी, और यह है कैप्टन राजीव शेखावत फ्रॉम राजपूताना राइफल्स। दोनों सहेलियों के ही होश गुम हो चुके थे। बोलता कौन? करण ने अर्जुन को देखा और फिर हंसते हुए कहा कि हेलो ब्यूटीफुल गर्ल्स, मे आई हैव योर नेम प्लीज। पूजा ने अचकिचाते हुए कहा कि हेलो, आई एम पूजा एंड सी इज़ माई बेस्टी सपना। नाइस नेम। वेल, आप लोग प्लीज़ पहले चेंज कर लीजिए, तब तक मैं आपके नाश्ते का अरेंजमेंट करवाता हूँ। बट एक प्रॉब्लम है। क्या? वो आप में से कोई एक इस रूम का बाथरूम यूज़ कर ले और दूसरा मेरे साथ चले। वो मेरी रूम का बाथरूम यूज़ कर ले। एक्चुअली हम दोनों के ही रूम अगल बगल हैं, और कहीं जाने के लिए आपको ये विंग बदलनी पड़ेगी, और हो सकता है कि शायद आपको हमारा कोई सीनियर देख ले तो हम सब के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई वॉन्ट टू टेल यू। करण ने पूजा की ओर देखते हुए कहा। पूजा ने कहा कि यस यस, वाई नॉट, वी हैव नो प्रॉब्लम। और इतना कहकर वो झट से करण के पास जाकर बोलती है कि मैं आपके रूम का बाथरूम यूज़ कर लेती हूँ, आप प्लीज़ बताइए कहाँ जाना है। करण ने बड़े अदब के साथ कहा कि प्लीज़ कम दिस वे। वो दोनों वहाँ से चले गए, और अब वहाँ राजीव और सपना बचे थे। दोनों बिल्कुल निशब्द और सरप्राइज। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहें।
सपना को ठंड की वजह से कंपकपी छूट रही थी। राजीव ने तुरंत उसे टॉवल देते हुए कहा कि बाथरूम राइट साइड है। सपना चुपचाप टॉवल लेकर बाथरूम में घुस गई और थोड़ी देर बाद बाहर निकल कर आई। राजीव तो अपलक उसे देखता ही रह गया। वो सोच रहा था कि यार, इतना अच्छा तो मैं कभी लोअर टी शर्ट में नहीं दिखा जितना कि सपना दिख रही है। खुद को यूं इस तरह से देखने पर सपना वहीं ठिठक गई और अपनी नज़रें नीचे करके एक और खड़ी हो गई। राजीव को अपनी भूल का एहसास हुआ और वो वहाँ से बाहर चला गया। तभी कमरे में पूजा और करण एक साथ अंदर आ गए। थोड़ी देर बाद राजीव भी वहाँ चाय की केटल और कुछ नमकीन बिस्किट के पैकेट के साथ आ गया। करण ने चाय के कपों में भरते हुए कहा कि अच्छा, आप ये बताइए कि आप लोग यहाँ क्या कर रही थी? आपको नहीं पता था कि खराब मौसम का अलर्ट जारी किया गया था और सबको वापस घर जाने के लिए बोला था? वैसे आप लोग यहाँ के लग नहीं रहे हैं। हाँ, वो हम लोग तो यहाँ कॉलेज टूर पर आए थे और हम दोनों यूं ही घूमने के लिए निकल आए थे। हमें नहीं पता था कि तूफान आने का अलर्ट जारी हो गया था, वरना हम इस तरफ नहीं आते। पूजा एक सांस में सब बोलते तोते की तरह बोलती चली गई। इस बीच दोनों कैप्टन पूजा की बातें सुनकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और सपना अपने कप के साथ खेल रही थी। वैसे जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ है, पूजा ने दार्शनिक अंदाज में कहा। अच्छा, पर वो कैसे? करण को अब पूजा की बातों में मज़ा आने लगा था। पूजा कुछ कहती कि इससे पहले सपना ने उसके हाथ को हल्के से दबा दिया। पूजा ने सपना से कहा कि क्या यार, इन लोगों से तो बता सकते हैं ना, आखिर इन दोनों ने हम दोनों को इस बारिश और तूफान से बचाया है और रुकने के लिए आसरा भी दिया है। राजीव ने चाय पीते हुए कहा कि अगर आपकी सहेली नहीं चाहती है तो फिर रहने दीजिए ना। उसने एक नज़र सपना के ऊपर डाली और फिर चाय के कप में घुस गया। पूजा ने कहा कि अरे, तो मैं कौन सा ऐसा कुछ बोलने जा रही हूँ कि उसका कोई जुर्म सामने आ जाएगा। वो बस बात इतनी सी है कि हमारी सपना मैडम को ना शुरू से ही आर्मी मैन बड़े पसंद थे, मतलब कतई पागलपन की हद तक। और आज हम दोनों इसी पागलपन की वजह से अपने सर से झूठ बोलकर यहाँ कैंट एरिया की तरफ आए थे, ये सोचकर कोई ना कोई आर्मी मैन तो देखने को मिल ही जाएगा। और इतने में ये कमबख्त बारिश और तूफान आ गया। पूजा के इतना कहते ही सपना दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी हो गई और राजीव को तो जैसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। करण ने कहा कि अनबिलीवेबल, मतलब इतना क्रेज कि मेन सिटी से इतनी दूर कैंट एरिया में सिर्फ एक आर्मी मैन को नज़दीक से देखने के लिए आप दोनों यहाँ तक आ गई। पूजा ने कहा कि पहले तो मुझे भी इसकी इस नादानी पर गुस्सा आ रहा था, पर आप सोच रही हूँ कि अच्छा ही हुआ जो मैं इसके साथ यहाँ तक आ गई। क्यों? करण ने शरारत से पूछा। तो पूजा ने भी उतनी ही ढिठाई से कहा कि फिर आपसे कैसे मिल पाते कैप्टन साहब। पूजा का इतना बेबाक रवैया देखकर एक बार करण भी शर्मा गया, पर फिर अगले ही पल उसने पूजा से कहा कि अगर ऐसा है तो फिर चलिए मेरे साथ, आपको कुछ बताना है। सपना ने पूजा से कहा कि कहाँ जा रही हो? यहीं मेरे पास रहो। तो करण ने कहा कि आप परेशान मत हो, मैं आपकी सहेली को बस मेरे बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, जिससे कि इन्हें आगे चलकर कोई दिक्कत ना हो। ये इस लड़की को क्या हो गया है? कहाँ तो ये मेरे साथ आने में 100 बहाने गिना रही थी, इतना मुंह बना रही थी, और अब देख लो कैसे उछल उछल कर अपनी पागलपंती से करण को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है। पर जब तक सपना ये सब सोच पाती, पूजा वहाँ से करण के साथ बाहर चली गई थी। अब एक बार फिर से राजीव और सपना कमरे में अकेले रह गए थे। सपना ने राजीव से कहा कि मैं आपके फ़ोन से एक फ़ोन कर लूँ। राजीव ने बिना कुछ कहे अपना फ़ोन सपना की ओर बढ़ा दिया। सपना ने अपने सर को फ़ोन करके बता दिया कि वो पूजा के साथ अपने एक रिलेटिव के यहाँ रुक गई है। तूफान के शांत होते ही वो होटल के लिए निकल जाएगी। राजीव ने सपना से कहा कि कभी मेरी याद नहीं आई? एक बार भी मेरे बारे में दी से नहीं पूछा तुमने? मुझे लगा शायद तुम नाराज़ होकर चले गए हो कहीं, भाभी से पूछने की हिम्मत ही नहीं हो पाई। मेरी छुट्टी ख़त्म हो गई थी, होली पर तुमसे मिलने के बाद बिल्कुल बदल गया था मैं नहीं रह गया था, कोई और हो गया था। बस हर वक्त तुम्हें देखने की चाह रहती थी, इसलिए तुमसे रास्ते पर आते जाते मिलने की कोशिश करता, पर भूल गया था कि तुम तो शायद मुझे पसंद ही नहीं करती थी।
फिर देखने का तो सवाल ही नहीं था। मैंने दी से भी बताया था अपनी फीलिंग्स के बारे में, पर उन्होंने भी मुझे यही कहा कि मैं तुमसे दूर ही रहूं। क्या मैं इतना बुरा था या अब भी हूँ? अगर एक बार दी से मेरे बारे में बात करके देख लेती तो इतना लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ता, ना मुझे और ना तुम्हें। सपना ने शर्माते हुए अपनी गर्दन झुका ली। हाँ, ये सच है कि मुझे बचपन से ही आर्मी मैन अपनी तरफ अट्रैक्ट करते थे। उनकी ड्रेस, उनका बिहेवियर, उनका डिसिप्लिन, सब कुछ। और इसीलिए पता नहीं कब से मेरे मन में एक ही ख्वाहिश थी कि शायद कभी मेरी लाइफ में भी किसी आर्मी मैन की एंट्री हो जाए। पर जब तुम मुझे काफ़ी दिनों तक नहीं दिखाई दिए तो बहुत ख़राब लगा, ये सोच कर कि एक आखिरी बार तुमको देख भी नहीं पाए। और अब आगे पता नहीं तुम घर पर आओगे भी या नहीं। पर तुम मेरा वेट क्यों करती और मेरे जाने पर तुम्हें बुरा क्यों लगा? तुम्हारे जाने के बाद ही तो मुझे समझ में आया कि मैं तुम्हें मिस करने लगी थी। और आज यूं अचानक से मिलने के बाद ये समझ आया कि मैं। सपना की जुबान लड़खड़ाने लगी। राजीव ने उसके कंधे को पकड़कर हिलाते हुए कहा कि क्या समझ में आया तुम्हारे? बताओ मुझे प्लीज़, यूं इस तरह से खामोश मत रहो। यही समझ में आया कि मैं मुझे भी तुमसे प्यार हो गया। यस, आई एम इन लव। आई लव यू राजीव, लव यू सो मच। सपना के मुंह से ये सुनने के बाद राजीव तो शायद अपने होश ही खो बैठा था। वो कुछ देर तक इस बात पर विश्वास करने के लिए यूं ही बुत बना खड़ा रहा। सपना अपने प्यार की इजहार के बाद दूसरी तरफ मुंह करके सिसक रही थी। राजीव उसकी तरफ कदम बढ़ाकर गया और उसे अपनी तरफ करते हुए बोला, तुम रो रही हो? इजहार मोहब्बत का अफसोस हो रहा है क्या? सपना उसके गले लगकर रोते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दो राजीव, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। शायद इसी वजह से मैं मेरे प्यार को स्वीकार करने से डर रही थी। नहीं सपना, इसमें गलती तुम्हारी नहीं है। तुमसे मिलने से पहले मैंने प्यार को कभी सीरियसली लिया ही नहीं था। मैं हर लड़की के साथ सिर्फ टाइम पास करने तक का ही सोचता था, क्योंकि उस समय तक मुझे सिर्फ यही लगता था कि ऐसी कोई लड़की ही नहीं बनी है जिससे मैं शादी करने के लिए उतावला हो जाऊं। अपने अच्छे लुक की वजह से मुझे हमेशा यही लगा कि मैं जिस लड़की को चाहूँ उसे अपना बना सकता हूँ। पर तुमसे मिलने के बाद ही मुझे लगा कि मैं कितना गलत हूँ और मुझे तुमसे प्यार हो गया। शुरू में वैसा ही था जैसा कि मुझे हर लड़की के साथ होता था, पर जैसे जैसे तुम्हें जाना वैसे उसे पता नहीं कब पर मैं तुम्हारे लिए सीरियस होने लगा। और एक टाइम ऐसा आया कि मैं तुमसे सच में प्यार करने लगा। पर शायद मेरी पुरानी गंदी आदतों की वजह से ही दी ने मेरी हेल्प करने से मना कर दिया था और मैं तुम्हें अपने दिल में बसाए वापस ड्यूटी पर आ गया। सपना अब भी सिसक रही थी। राजीव ने धीरे से उसके आंसू पोंछे और उसके माथे को चूम लिया। सपना शर्माकर खुद में ही सिमटने लगी। तब राजीव ने उसे दीवार की ओर टिकाते हुए कहा कि वैसे पूजा सही कह रही थी। क्या? सपना ने पूछा। यही कि उसके बोलने से तुम्हारा जुर्म सामने आ जाएगा। पर मैंने कौन सा जुर्म किया है? क्यों इतने समय तक अपने प्यार को अपने में छुपा कर रखा, ये जुर्म नहीं है क्या? खुद को मुझसे दूर रखा, ये जुर्म नहीं है क्या? मैंने खुद को इतने समय तक कैसे समझा कर रखा, ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। सपना ने धीरे से कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने ऐसा कुछ भी जानकर नहीं किया। राजीव ने उसके होठों पर उंगली रखते हुए कहा कि इट्स ओके, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। पर अब बस हमेशा मेरे साथ ही रहना, कभी मुझसे दूर नहीं जाना। तुमसे अलग होकर मैं जी नहीं पाऊंगा सपना। राजीव ने उसे टाइटली हक कर लिया और फिर पहले उसकी आंखों पर, फिर उसके गालों पर, उसके माथे पर, उसकी नोजी पर, ठोड़ी पर चूम लिया। जैसे उसके होठों की ओर झुका, सपना ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी और कहा कि कैप्टन साहब, मेरे घर आइए और भैया से हमारी शादी के लिए बात करिए, तब आगे बढ़िएगा। राजीव ने कहा कि उसका मन तो अभी कर रहा है कि वो झट से गायब होकर तुम्हारे भैया के सामने पहुंच जाए और तुमको हमेशा हमेशा के लिए मांग लो। पर अभी मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। कोई बात नहीं राजीव, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। मैं जल्दी ही आऊँगा सपना, तुमको हमेशा के लिए अपना बनाने के लिए मेरा इंतज़ार करना। फिर दोनों काफ़ी देर तक
अपनी पिछली 1 डेढ़ साल की ज़िंदगी के बारे में बातें करते रहे। उधर पूजा भी करण के साथ इन्हीं बातों पर बहस कर रही थी। करण का कहना था कि वो अनाथ है, उसका उस दुनिया में कोई नहीं है और वो उससे शादी करके उसे एक इनसिक्योर फ्यूचर नहीं देना चाहता है। पूजा ने कहा कि उसका प्यार सच्चा है और वो अब शादी करेगी तो सिर्फ करण से, नहीं तो फिर वो भी ऐसे ही उसका इंतज़ार में अपनी पूरी लाइफ काट देगी। करण ने हंसते हुए कहा कि तुम नहीं मानोगी। बिल्कुल नहीं, पूजा ने कहा। फिर ठीक है, तैयार हो मिसेस पूजा करण बख्शी बनने के लिए? पूजा उसके गले लगते हुए बोली, मैं तो कब से तैयार हूँ, तुम ही नखरे दिखा रहे थे। और दोनों हंसने लगे। सुबह तड़के ही करण और राजीव दोनों सहेलियों को लेकर वहाँ से निकल गए। उन लोगों ने अपने इंक्रीमेंट में मॉर्निंग वॉक लिख दिया था और वहाँ से तेज़ी से निकल आए। मार्केट एरिया में पहुंचकर उन लोगों ने नाश्ता किया। तूफान आने की वजह से अब भी बहुत सारी दुकानों पर ताला लटका हुआ था। अभी उन लोगों को जाने में टाइम था तो वो लोग ऐसे ही पैदल टहलने लगे। बातों बातों में पूजा ने जब बताया कि वो लोग कल वापस जा रहे हैं, उनकी दोपहर में जम्मू से दोपहर में ट्रेन है। उनके जाने की बात सुनकर दोनों ही दोस्त उदास हो गए। पर यह तो होना ही था, जहाँ करण के लिए उसका पहला प्यार और नया नया प्यार था, और इसे इस तरह से पूजा से मिलना और फिर अलग होना बहुत तकलीफ दे रहा था। वहीं राजीव के लिए ये सब जो भी कल हुआ था किसी सपने के सच होने जैसा ही था। उसने कभी नहीं सोचा था कि सपना से वो फिर कभी मिलेगा भी, और वो भी यूं कि सपना भी उससे प्यार करती है। पर वो ये भी जानता था कि अब आगे की राह उसके लिए इतनी आसान नहीं थी। सपना ने राजीव से कहा कि क्या कल तुमसे मिलना हो पाएगा? राजीव ने कहा कि मुश्किल है, मैं यूं ही सबके सामने आकर तुमसे नहीं मिल पाऊंगा और तुम्हें खुद से दूर जाते हुए भी नहीं देख पाऊंगा, पर कोशिश करूंगा। करण ने पूजा से कहा कि यहाँ से जाने के बाद मुझे भूल तो नहीं जाओगी? पूजा ने हंसते हुए कहा कि अरे मेरे 70 सोल्जर, ये लाइन तो मेरी होनी चाहिए। पर जब पूजा ने देखा कि करण ने न सिर्फ सीरियस है बल्कि उसकी आंखें भी भरी हुई हैं, तो पूजा ने उसे वहीं सबके सामने हक कर लिया और कहा कि पागल, तुम्हें भूलकर मैं भी तो नहीं जी पाऊंगी। ठीक है, मैं सपना की तरह सीरियस नहीं रहती हूँ, पर मैंने तुमसे प्यार किया है करण, कोई मजाक नहीं। मैं तुम्हारा इंतज़ार अपनी आखिरी सांस तक करूँगी, समझे? और तुम्हें मेरे पास आना ही पड़ेगा। अब कुछ ज़्यादा ही सीरियस होगी। करण ने उसके गाल खींचते हुए कहा और हंसने लगा। तुम मेरा मजाक बना रहे हो? रुको, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। और ये कहकर पूजा करण के पीछे दौड़ने लगी, जो पूजा से आगे आगे हंसते हुए चला जा रहा था। सपना और राजीव दोनों एक दूसरे का हाथ थामे खामोशी से खड़े थे। बहुत कुछ था कहने के लिए, पर शायद दोनों ही इस समय एक दूसरे के साथ को महसूस करना चाह रहे थे। बस मजबूती से खामोशी से एक दूसरे का हाथ थामे आगे पूजा और करण के पीछे पीछे चले जा रहे थे। उन दोनों को वापस होटल छोड़कर दोनों मार्केट के लिए निकल गए। आखिर बेस पर जब वापस जाएंगे तो कुछ तो बहाना चाहिए ना कि वो दोनों मॉर्निंग वॉक से टहलते हुए बाजार की तरफ बढ़ गए थे, कुछ सामान खरीदने के लिए। अगले दिन सपना अपने ग्रुप के साथ सुबह ही बस से जम्मू के लिए निकल पड़ी। वो बार बार खिड़की से पीछे की ओर देखती कि शायद राजीव उसे दिख जाए, पर उसे हर बार निराशा ही हाथ लगी। उसने खुद को समझाया कि एक सोल्जर के लिए इतना आसान नहीं होता है कि जब उसका दिल करे तब वो एक आम इंसान की तरह कहीं भी चला जाए और आ जाए। उसे काफ़ी सारे काम होंगे और फिर वो भी तो उससे अलग होते हुए खुद को नहीं देख सकती थी। 2 बूंद आंसू उसकी पलकों की कोरों को भिगो गए, जिनको उसने बड़ी सफाई के साथ किसी और के देखने से पहले ही पोंछ लिए। उसने अपनी पीठ बस की सीट से टिका दी और आंखें बंद करके पिछले 2 दिनों की सारी रील को अपने दिमाग में घुमाने लगी। राजीव का चेहरा आंखों के सामने आते ही उसका मुरझाया चेहरा खिल उठा। यही कुछ हाल पूजा का भी था। दोनों खामोशी से अपने अपने प्यार को याद करके मन ही मन रो भी रही थी और मुस्कुरा भी रही थी। करीब 2 घंटे के सफ़र के बाद सपना जम्मू पहुंच गई थी। वो उदास सी पूजा का हाथ पकड़कर जम्मू तवी रेलवे स्टेशन के अंदर आ गई। अभी ट्रेन प्लेटफार्म पर लगी नहीं थी तो लड़कियों के पास काफ़ी टाइम था खाने पीने का और सबसे इम्पोर्टेंट सेल्फी लेने का। पर सपना और पूजा इन सब से अलग एक सीट पर जाकर बैठ गई। उनको उन सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी।
पूजा वहाँ से उठकर चाय के स्टॉल पर गई और 2 चाय का ऑर्डर करके वापस आकर बैठ गई। थोड़ी देर में चाय वाला 2 चाय और एक कागज़ की स्लिप लेकर के आया और पूजा को पकड़ाकर चला गया। पूजा ने चाय का कप सपना को दिया और कागज़ की स्लिप को चाय का बिल समझकर अपनी जैकेट की पॉकेट में डाल दिया। दोनों चुपचाप चाय पीने लगीं। कुछ टाइम के बाद ट्रेन प्लेटफार्म पर लग गई और सब लड़कियां और उनके सर मैम लोगों ने अपना अपना सामान कुली की मदद से अंदर अपनी अपनी सीटों पर जमा दिया। तभी ट्रेन छूटने में 15 मिनट थे और वो चाय वाला फिर से उन दोनों के पास भागते हुए आया। पूजा ने चाय वाले को देखकर कहा कि अब क्या, पेमेंट तो तुम्हें मैं कर चुकी हूँ ना। चाय वाले ने हाँफते हुए कहा कि दीदी उस कागज़ के टुकड़े को पढ़कर देखो, और इतना कहकर वो वहाँ से फिर से अपनी दुकान की ओर भाग गया। पूजा ने झुंझलाते हुए कहा कि अजीब लड़का है, और अपनी पॉकेट में हाथ डालकर वो कागज़ का टुकड़ा तलाशने लगी। तब तक सपना भी पूजा की तरफ देखने लगी, जो फिलहाल दूसरे प्लेटफार्म पर आई एक गाड़ी से उतरे कुछ आर्मी मैन को देख रही थी और सोच रही थी कि पता नहीं कब अब इन लोगों को दोबारा घर जाना। तभी पूजा ने सपना को हाथ हिलाते हुए कहा कि सपना, राजीव और करण यहाँ है। सपना ने कहा कि देख पूजा, अभी मैं बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं हूँ। अरे यार ये पढ़। पूजा ने वो स्लिप सपना के आगे कर दी। एंट्री गेट की तरफ देखो। सपना और पूजा ने हैरानी से एंट्री गेट की तरफ देखा तो पहले तो हैरान रह गई, फिर एकदम से खुशी के मारे उनकी आंखें डबडबा गईं। पगले, वहाँ होटल मिलने नहीं आ पाए और यहाँ स्टेशन तक आ गए। चारों ही एक दूसरे को इशारों में ही समझा रहे थे कि सब ठीक है, अपना ध्यान रखना, और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, वो एक दूसरे से बहुत 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 प्यार करते हैं। उनके लौटने का इंतज़ार करना। छुट्टी मिलते ही घर आकर सीधे तुम्हारे भैया और माता जी से तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मांग कर ले जाऊंगा। तभी ट्रेन ने सीटी मारी और उनके सर ने आवाज़ लगाई, कम ऑन गर्ल्स, प्लीज़ कम इन टू द ट्रेन। और सब वहाँ से उठकर ट्रेन में जाकर अपनी अपनी सीटों पर बैठ गईं। सपना और पूजा ट्रेन के गेट पर ही खड़ी थीं और तब तक वो बाहर की ओर देखती रही जब तक कि ट्रेन ने प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ दिया। सपना पूजा के गले लगकर रो पड़ी और पूजा भी सपना के साथ सिसक रही थी। उधर स्टेशन से बाहर आकर दोनों दोस्त जिप्सी में आकर कुछ देर यूं ही बैठे रहे। करण, मैंने पूजा से इसलिए मना किया था कि वो इन सब में ना पड़े। मेरा क्या है, मैं तो अनाथ हूँ, पर अगर मुझे कुछ हो गया तो पूजा को कौन संभालेगा मेरे बाद। राजीव ने करण को गले लगाकर कहा कि परेशान मत हो, सच्चे प्यार में बड़ी ताकत होती है। देखना, एक दिन हम दोनों ही अपने अपने प्यार के साथ एक सुकून भरी जिंदगी बिताएंगे। करण ने हल्की स्माइल पास की और राजीव से बोला कि अब चले, बत्रा सर का काम कर ले, जिसके लिए हम लोग कश्मीर से यहाँ आए हैं। और दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा पड़े। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।